गुड। फिर एक और बात लिख लो, एक टर्म आएगा रिजल्टेंट स्ट्रेस। रिजल्टेंट स्ट्रेस एट ऑब्लिक प्लेन। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस कैसे निकाली जाएगी? सिग्मा एन नॉर्मल है, टाउ डैश शियर है, तो दोनों का रिजल्टेंट ले लेना है। मतलब एक फॉर्मूला बना दिया, सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टाउ डैश का स्क्वायर। डेटा भर देते हैं। सिग्मा एन का स्क्वायर, देखो सिग्मा एन कितना है, सिग्मा कॉस थीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं रिजल्टेंट स्ट्रेस कहूं, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस में देखो सिग्मा तो बाहर आ जाएगा, सिग्मा बाहर आ जाएगा, अंदर देखो क्या बचेगा, कॉस पावर 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या बचेगी, सिग्मा, यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा और वो बाहर आ जाएगा, सिग्मा कॉस थीटा, और अंडर रूट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये होता है 1, मतलब रिजल्टेंट स्ट्रेस आ गई सिग्मा कॉस थीटा। ये नहीं याद करना है, याद ये करना है सिग्मा कॉस थीटा रिजल्टेंट स्ट्रेस है, और ये अगर थोड़ी सी आपको मैथमेटिक्स याद है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन होती थी, अब 12th में पढ़े होगे, 10th में पढ़े होगे, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट्स। नहीं याद है कोई मतलब नहीं, लेकिन आज के बाद याद रखना कि ये निकली है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हमने ये साबित कर दिया है कि हेंस लोकस ऑफ रिजल्टेंट स्ट्रेस इज सर्कल। सर्कल होता है, सर्कल को फॉलो करता है रिजल्टेंट। और अंदर की बात बताऊं, इसी सर्कल को हम मोहर सर्कल कहते हैं। रिजल्टेंट स्ट्रेस का जो लोकस है वो सर्कल बनाता है। किसी भी प्लेन की रिजल्टेंट स्ट्रेस, अलग अलग प्लेन्स की रिजल्टेंट स्ट्रेस एक सर्कल में होती है, उसी को मोहर सर्कल कहते हैं। मतलब स्टेटमेंट में पूरा ही लिख सकता हूं, सर्कल नॉन एज मोहर सर्कल। देखो कितनी गहराई से अब थ्योरी पढ़ रहे हैं। ये थ्योरी है, ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगी। बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, इसलिए एक एक चीज को बढ़िया से पढ़ना भाई। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। हाँ यार थोड़ी सी मैथमेटिक्स आती है, मैं उसमें क्या करूँ, या तो मैं कहूँ सीधे फॉर्मूले दे दूँ, बताऊँ ना, तो वो मेरी बस की बात नहीं। बताऊंगा तो मैं पूरी बात, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट चीजों को आप याद रखें तो ज्यादा बढ़िया है। अगर आपकी मैथमेटिक्स मजबूत नहीं है, जो कि ज्यादातर लोगों की है, मैं ऐसा मानता हूं। प्रवीण कुमार बेटा, एग्जाम में सारे चैप्टर कंबाइंड होके ही आते हैं।
एग्जाम में सारे चैप्टर कंबाइंड होके ही आते हैं। तो अभी तो हमने बेसिक पढ़ा है। अब हम सीक्वेंस से पढ़ तो रहे हैं। पहला चैप्टर स्ट्रेस स्ट्रेन और इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ेंगे, फिर बेंडिंग मोमेंट पढ़ेंगे, ट्विस्टिंग मोमेंट पढ़ेंगे। अब हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे। इतना बेसिक होना जरूरी है। सब कुछ इकट्ठा अगर मैं देखो भाई, ऐसा भी कह सकते थे सर पूरा वहीं पढ़ाओ इकट्ठा। बेटा अगर एक साथ इकट्ठा पढ़ोगे ना तो कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज तक तुम्हें नहीं आया, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाया, तभी तो तैयारी कर रहे हो। तो जो हम लोगों ने पहले बेसिक पढ़ लिया, सब कुछ थोड़ा थोड़ा जान गए, अब हम हर चीज को डिटेल में जान रहे हैं। ये पढ़ने का सही तरीका है, बेसिक। और फाइनली हम वो जो चैप्टर पढ़ेंगे तो बेसिक भी आएंगे, चैप्टर भी आएगा, ज्यादा रिवाइज होगा, ज्यादा याद होगा। तो अब हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए चिंता मत करो। तुम लोग बेकार ही चिंता करते हो सर कि वो बेसिक में क्यों बता दिया, सब इकट्ठा बताते। अरे बेटा सब इकट्ठा बताते, हवा भी नहीं लगती तुमको। एक साथ ढेर सारी चीजें जब आती है ना तो दिमाग ब्लॉक हो जाता है, अभी हो जाता होगा। Hence locus of resultant stress is circle. तो ऊटपटांग क्वेश्चन ना पूछें। एग्जाम में कंबाइंड होके ही क्वेश्चन आता है। एग्जाम वाला ऐसा थोड़ा है कि मिक्स नहीं करता है चीजों को। पुरानी ईयर के क्वेश्चन लगा के तो देखो। नोट हो गया भाई? ठीक है, अब आगे आते हैं दूसरी बात पे। जैसे टेंसर क्या है? टेंसर क्वांटिटी क्या है? कि विच डिपेंड्स ऑन मोर देन वन डायरेक्शन। तो स्ट्रेस कितनी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है? दो। तो स्ट्रेस को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर टेंसर। ठीक है। जैसे वेक्टर कितनी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है? वेक्टर कितनी डायरेक्शन डिपेंड करता है? वेक्टर क्वांटिटीज कितनी डायरेक्शन में डिपेंड करती हैं? एक। तो वेक्टर को भी टेंसर बोल सकते हैं, लेकिन इसे बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। और स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं होती,
स्केलर क्वांटिटीज में कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इसे बोल सकते हैं जीरो ऑर्डर टेंसर। लेकिन टेंसर वर्ड का इस्तेमाल तब करते हैं जब डायरेक्शन एक से ज्यादा हो। तो अगर कोई गहराई से पूछे तो स्ट्रेस कितने ऑर्डर का टेंशन है, टेंसर है सेकेंड ऑर्डर का टेंसर है, नाम है ये। नाम है ये। दिस रिजल्टेंट स्ट्रेस इज सिग्मा कॉस थीटा, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। मतलब एक सर्कल, जैसे यार आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा ना, सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, एलिप्स की इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वाई बराबर एम एक्स, ऐसे सर्कल की भी इक्वेशन होती है। तो वही मैंने लिखा कि ये सर्कल को फॉलो करेगा। लिख लिया, ठीक है। आगे बात करते हैं, नई बात करते हैं। जैसे 1D या इन प्लेन या यूनिडायरेक्शनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा, जितनी बार स्ट्रेस निकाली हम लोग जो कर रहे थे, याद करो ये 1D पढ़ रहे थे। 1D का मतलब समझो, इस बॉडी को एक ही तरफ से फिक्स करते हैं और यहां लोड लगाते हैं। टेंशन टेस्ट में भी यही किया, बेंडिंग में भी यही किया, एक तरफ से फिक्स किया। तो ये यूनिडायरेक्शनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है। बेंडिंग में भी यही हुआ था, एक ही तरफ फिक्स है। तो ये सब 1D के केस हैं। अब मैं आता हूं 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस। 3 डायमेंशनल की बात करते हैं। जैसे आपने अभी तक सोचा भी होगा कई बार, भले ही बोल नहीं पाए। जैसे इस बॉडी को 3D में देखें, अगर इस बॉडी को हम लोग यहां से फिक्स करते थे, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, इधर से भी फिक्स कर सकते हैं, नीचे से भी फिक्स कर सकते हैं, साइड से भी फिक्स कर सकते हैं। 3 तरफ से फिक्स कर दिया जाए। मतलब सोचो, यहां लोड लगाएं, यहां रिएक्शन आएगी, फिक्स है ना। इधर लोड लगाएं, इधर रिएक्शन आएगी, इधर लोड लगाएं, उधर रिएक्शन आएगी। मतलब तीनों तरफ से फिक्स कर दिया। फिक्स करने, फिर आपको सर यहां तो नहीं दिख रहा, फिक्स कर दिया। अरे भैया रिएक्शन दिखाई ना। जैसे यहां मैंने लगाया PX, यहां मैंने लगाया PY और यहां मैंने लगाया PZ। 3D में अब हम थोड़ा 3D में इंटर हो रहे हैं, X Y और Z। ठीक है, ऐसा कर दें तो क्या होगा। तो अभी तक हम लोग ये सब नहीं करते थे। आपने सोचा जरूर होगा कि सर हमेशा यहीं से क्यों फिक्स करते हैं, नीचे से क्यों नहीं फिक्स कर देते, 2 जगह से क्यों नहीं फिक्स कर देते। अब कर रहे हैं ना, क्योंकि
क्योंकि अगर आप 3 डायरेक्शन से कर दोगे फिक्स और फिर लोड लगाओगे तो ये 3D हो जाएगा। और अभी तक माय डियर हम लोग 1D पढ़ रहे थे, 2D भी नहीं, 1D, बहुत हल्के में थे अभी तक। पहले इसको नोट करो, फिर इसके बारे में बताता हूं कि अब क्या होगा। जैसे इसकी लेंथ को मैं मान लेता हूं L और विड्थ को मान लेता हूं B और थिकनेस को मान लेता हूं T। 3D में आ जाते हैं। थ्री में आ जाते हैं भाई। प्रवीण, तुम लास्ट ईयर कहीं पढ़ चुके हो कोचिंग और फिर भी तुम्हें कुछ नहीं आता, मतलब कुछ भी नहीं आता, लिटरली कुछ नहीं आता, बस ऊट पटांग कुछ भी बोल देते हो और मुझसे कहते हो ये कर दो सर, वो कर दो सर। अरे हर चीज आएगी सही समय पे, मैं बताऊंगा, क्यों परेशान हो, इतना उछल कूद क्यों करना है। हो सकता है कुछ लोगों लास्ट ईयर पढ़ चुके हो लेकिन फिर भी यहीं बैठ के पढ़ रहे हो ना, बुरा मत मानो, आप तैयारी सीरियसली करो यार। सीरियस स्टूडेंट उठपटांग जल्दी नहीं उछलते, उन्हें थोड़ा सा आता है बता दिए सब। हाँ बोला सही तुमने, लेकिन बीच बीच में भाई मैं कितने कमेंट पढ़ूंगा, कुछ सीरियस बच्चों के कमेंट छूट जाएंगे, तो थोड़ा सा सिंसियरली आप कमेंट करो, मतलब जो जरूरत है वही लिखो ना यार। तो आप मुझे बताने लगते हो सर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है भाई। आप और सोचो 150 मोर देन 150 कमेंट्स आ जाते हैं, अब मैं सबके कमेंट्स देख भी नहीं पाऊंगा, तो कुछ अच्छे डाउट छूट जाएंगे, तो आप अच्छी बात है लिखो, जो आपका डाउट है वो लिखो। चलो अब देखो यहाँ, गुस्सा मत हो, मतलब डांट तो मैं सकता ही हूँ यार, तुम्हारा सर हूँ, मतलब इमोशनली हर्ट मत हो जाना कि रोने होने लगो, ठीक है। चलो यहाँ देखो, यहाँ ध्यान रखना, जैसे 1D में एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती थी जेड वाली, अब 3D है तो 3D में 3 लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती हैं। तो पहला पॉइंट हम यहीं शुरू करते हैं कि इन 3D देयर आर 3 लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तीन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती हैं, तीनों, एक ये वाली भी हो जाएगी, इस डायरेक्शन के लिए ये वाली भी हो जाएगी और ये वाली भी हो जाएगी। मतलब कौन कौन सी होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों। ठीक है, तीन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो जाएंगे। अब सुनो अगली बात, तीन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई, ओके सर बात ठीक किया आपने। फिर अगर मैं कहूं कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनाओ, तो ये जो बना है ये है कंपोनेंट। क्या बना है, कंपोनेंट या मेंबर बना है। स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनाओ,
जैसे मैंने 2 बार लिखा है स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ऊपर भी लिखा है स्टेट ऑफ स्ट्रेस। तो अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस, स्टेट ऑफ स्ट्रेस, state of stress is defined for point, not for member। मतलब स्टेट ऑफ स्ट्रेस कोई कह दे आपसे बनाओ, तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस कोई कह दे आपसे बनाओ तो मेंबर का नहीं बनता। पहले मुझे एक पॉइंट बताओ, उसका स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनाऊंगा मैं। तो इस मेंबर में कोई एक पॉइंट होगा, जैसे मैंने कहा चलो सर इस ए पॉइंट का बनाओ, तो अगर मैं लिखूंगा स्टेट ऑफ स्ट्रेस, स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑफ पॉइंट ए पॉइंट का स्टेट ऑफ स्ट्रेस बताता हूं। ठीक है, कैसे बनाना होता है स्टेट ऑफ स्ट्रेस? स्टेट ऑफ स्ट्रेस आप जब भी बनाओ तो पहले एक क्यूब बना दिया करो। बनाने का तरीका, एक क्यूब बना दो, ठीक है। ये कंपोनेंट अलग चीज है, ये अलग चीज है। स्टेट ऑफ स्ट्रेस एक पॉइंट का बनता है, मतलब यहां पे हमने ए पॉइंट पे हमने एक क्यूब इमेजिन किया, ये ठीक है। अब इस क्यूब में देखो इधर भी एक स्ट्रेस आएगी, ये लोड है, फोर्स है, यहां स्ट्रेस आएगी, नाम दूंगा एक्स वाली है ना, तो सिग्मा एक्स आएगी, इधर भी सिग्मा एक्स आएगी, इधर सिग्मा वाई आएगी। अब सिग्मा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि तीन तीन लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस हैं, ये वाली भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस है, ये भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस है, तो जो इसके पैरेलल होगा वो भी सिग्मा होगा, जो इसके पैरेलल होगा स्ट्रेस वो भी सिग्मा होगा, ये वाला भी सिग्मा होगा, सिग्मा जेड। अब सिग्मा एक्स का मैग्नीट्यूड अगर मैं बताऊंगा तो पी एक्स का लोड, पी एक्स का लोड और एरिया कितना, बी टी। सिग्मा वाई बताऊंगा तो पी वाई का लोड और एरिया देखो कौन सा लोग है, ये ऊपर वाला, लोड बाई एरिया, वही फॉर्मूला लगना है, ये क्या होगा, एल इंटू बी। सिग्मा जेड बताऊंगा पी जेड एल इंटू टी। पहले यहां तक बताओ, किसी को कोई डाउट रहेगा पूछो। अब थोड़ा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत गहराई से बहुत गौर से सुनना भाई। थ्योरी के क्वेश्चन है ना, बहुत जानलेवा होते हैं। न्यूमेरिकल तो मेंस के उड़ा देंगे हम लोग, पढ़ के आ गए ना अभी ब्रेक के पहले, वो 20-20 नंबर कर डाले। लेकिन माय डियर, थ्योरी में एग्जामिनर खून चूस लेता है, और भैया मेंस तो तब दोगे ना पहले प्री निकले। इसलिए यार ये सब भी चीजें रटनी है, पढ़नी है, याद करनी है, समझनी है। नोट करो, और कोई डाउट हो तो पूछो। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? 1D में एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस, 3D में 3 लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस, बाकी रूल सब सेम रहेंगे। जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस के, अच्छा 3 लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस तो 3 प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो भी मैंने लिख सकता हूं यहाँ पे, लिखना चाहो तो लिख लो। एक और पॉइंट कि इन 3D देयर आर 3 प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, 3 प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएंगे।
बिल्कुल क्लियरिटी से याद रखना भाई। डन। नोटेड। ठीक है, ए पॉइंट का स्टेट ऑफ स्ट्रेस बता दिया हमने। अब स्टेट ऑफ स्ट्रेस थ्री डी में इस तरह से भी शॉर्टकट में लिख दिया था, सिग्मा 3D बताओ। ठीक है, इसका मतलब समझ जाओ, स्टेट ऑफ स्ट्रेस बताओ। तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस में अभी हमने देखा कि हमेशा एक पॉइंट के लिए बनाना है। तो देखो, हो सकता है सिग्मा x, सिग्मा y और सिग्मा z आए। और देखो, ऊपर वाले में कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं आएगी, कुछ भी ऐसे पैरेलल नहीं है ना, देखो इन लोड्स में। लेकिन मान लो शियर स्ट्रेस भी आए, जैसे हम ऐसे ट्विस्ट करने लगे, एक डायरेक्शन में और ट्विस्ट करने लगे, तो अगर हम इसको ट्विस्ट करने लगे तो शियर भी आएंगी। मतलब मैं सारी स्ट्रेस बताना चाहता हूं। एक्चुअली शियर आई तो नहीं है, लेकिन आ तो सकती थी। तो सबसे पहले ध्यान देना है, सारी स्ट्रेसेस को हम बता सकते हैं इनसे ज्यादा कोई स्ट्रेस नहीं आएगी। मतलब सारी स्ट्रेस लिख दी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि और कुछ होगा तो उसको हम इन्हीं के कंपोनेंट में तोड़ लेंगे। जैसे आप कहो सर इस एंगल पे कुछ आया, तो हम कहेंगे उसका एक कंपोनेंट ये होगा, इसका एक कंपोनेंट होगा। मतलब स्टैंडर्ड यही होता है भाई। 3 एक्सिस 3D में क्यों पढ़ते हो? क्योंकि किसी भी एंगल में कोई और डायरेक्शन होगी, उसे हम तीनों भागों में तोड़ लेंगे। अब नाम क्या होता है? देखो, डायरेक्शन क्या है? x y z। तो सिग्मा जो x की ओर काम करे उसे सिग्मा x, y की ओर जो काम करे सिग्मा y, z की ओर जो काम करे वो सिग्मा z। ठीक है। अब ये टाउ है, ये तो शियर कहलाएगा। टाउ का नाम कैसे दिया जाता है? टाउ के आगे 2 नंबर भरे जाते हैं, जैसे a और b भरा गया, तो a होता है फेस, फेस का नाम, और b होता है डायरेक्शन का नाम। जैसे मैं कहूं इस टाउ का क्या नाम होगा, तो ये किस फेस में है। कल समझाया था फेस क्या होता है, या परसों समझाया था। फेस वो होता है जो एक्सिस उस फेस से बाहर निकलती है। मतलब इसको कहेंगे एक्स फेस, इसको कहेंगे वाई फेस, इसको कहेंगे जेड फेस। सब पढ़ा चुका हूं, तुमने रिवाइज नहीं किया, तुम्हारी गलती। तो
इस टाउ का नाम क्या देंगे, किस फेस में है, देखो एक्स में, और किस डायरेक्शन में है, वाई में, इसे कहेंगे टाउ एक्स वाई। जैसे इस वाले का नाम बताओ, किस फेस में है, वाई में, किस डायरेक्शन में, एक्स में। ये वाई फेस में है, किस डायरेक्शन में है, जेड में। ये जेड फेस में है, वाई डायरेक्शन में। ये टाउ जेड फेस में है, एक्स डायरेक्शन में। ये टाउ एक्स में है, जेड डायरेक्शन में। आराम से पहले देख लो, लिख लो, मतलब इनसे ज्यादा कोई भी और स्ट्रेस नहीं हो सकती। हमारे पुराने क्वेश्चन में जो हमने ये किया, ये वाले में, इस वाले में कोई शियर स्ट्रेस नहीं थी, तो ये सारी जो ग्रीन से दिखाई ये जीरो थी पुराने क्वेश्चन में। लेकिन यार हमेशा जीरो थोड़ी ना होंगी, अगर शियर आया तो होंगी। मतलब दुनिया में कैसी भी लोडिंग लगाओ, इनसे ज्यादा स्ट्रेस कोई नहीं आ सकती। अगर हम ये निकालना सब सीख गए तो सब कुछ सीख गए, सब कुछ सीख गए। नोट करो। बताओ भाई, ये बात समझ में आई? आज की क्लास भी थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे 1:30 के आसपास, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, मुझे पता है। और आप रिवाइज कैसे करते हो उसके लिए भी टाइम चाहिए, तो मैं थोड़ा अपनी तरफ से, भाई 2 बजे तक है, मैं 1:30 पे छोड़ दूंगा, आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा दे देता हूँ। पर रिवाइज करो, जितना रिवाइज करोगे उतना एक्सपर्ट होते जाओगे। और बताओ कुछ समझ में ना आया हो तो पूछो। क्या नाम दे लिया करोगे शियर वाले का? नॉर्मल वाले का तो नाम आसान है, जिस डायरेक्शन की ओर मुंह है वही नाम रख दो। शियर वाले का नाम में पहला नाम भरना है फेस का और दूसरा नाम भरना है डायरेक्शन का। फेस क्या होता है परसों बताया था मैंने। फिर एक और चीज कही गई कि इतना बड़ा स्टेट ऑफ स्ट्रेस कौन बनाएगा, तो लोग कहते हैं इसी को व्यक्त कर दो एक मैट्रिक्स में। मतलब ये बना दो या मैट्रिक्स बना दो। मैट्रिक्स में यहां भर दो सिग्मा एक्स, डायगोनल में सिग्मा वाई, डायगोनल में सिग्मा जेड। यहां भर दो, ये पूरी लाइन एक्स की है, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड। ये पूरी लाइन y की है, ये रो, टाउ वाई एक्स, टाउ वाई जेड। ये पूरी लाइन नीचे वाली z की है, टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई। मतलब ये बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। मतलब ये बना दो तो मैं समझ जाऊंगा ऐसा, या ये बना दो तो ये समझ जाऊंगा। भाई ये बनाना थोड़ा बड़ा है, डिफिकल्ट है, तो कहता है मैट्रिक्स बना दो। मैट्रिक्स बना दो, हम जान जाएंगे कहां कौन सी स्ट्रेस लगी।
ऑल क्लियर भाई? पूछ लो कोई डाउट है। अब थोड़ा थ्योरी वाले में थोड़ा सा यार, थ्योरी ज्यादा खतरनाक होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर मोर डेंजरस, क्योंकि बेसिक थ्योरी उठा के पूछ देते हैं कहीं से। भाई न्यूमेरिकली तो हम स्ट्रांग हैं, लेकिन थ्योरेटिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, और उसके लिए समझना भी है, याद भी करना है। कोई डाउट हो तो पूछना भी है, डरना नहीं है। मैं सारे डाउट बताऊंगा। मैंने भाई अब यहाँ ना पूछ पाओ तो मैंने अपना नंबर भी दे दिया, उसमें पूछ लो, मैसेज करके पूछ लो, पर पूछ लो, कंफ्यूज होके कभी मत रहो। गुड, लगभग सबको समझ में आ गया। फिर यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखो, 5 स्टार की बात लिखो नोट करके। तो कोई पूछे कि स्ट्रेस टेंसर में 3D वाले में टोटल कितने कंपोनेंट होते हैं, तो होते हैं 9। 3D में टोटल कितनी स्ट्रेस आ सकती हैं, 9। तो पहला पॉइंट यही है नोट का कि देयर आर टोटल 9 एलिमेंट ऑन 3D स्ट्रेस टेंसर। 3D स्ट्रेस टेंसर या 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस, मतलब आप समझ ही गए होंगे। स्ट्रेस 3D स्ट्रेस टेंसर कोई 3D स्ट्रेस टेंसर बोलता है बनाओ, बताओ, तो आपको बताना है 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस। तो टोटल 9 कंपोनेंट हैं। ओके दीपक, ये मैं कल कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। फिर एक और सबसे जरूरी बात देखो, अलग कलर से लिखता हूं। सबसे जरूरी बात यह है कि इस डायग्राम को देखो आप, टाउ एक्स वाई कैसे घुमा रहा है, ऐसे, क्लियर है ना यार, इस तरह से। और टाउ वाई एक्स कैसे घुमा रहा है, ऐसे। अगर हम अपनी भाषा में कहें तो टाउ एक्स वाई घुमा रहा है, टाउ एक्स वाई घुमा रहा है एंटी क्लॉक, और टाउ एक्स वाई घुमा रहा है एंटी क्लॉक, और टाउ वाई एक्स घुमा रहा है क्लॉक। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा कंपोनेंट, हमारा मेंबर रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि हम सोम पढ़ रहे हैं, और सोम में मेंबर में मूवमेंट नहीं आ सकता। क्या आप अंदर की बात समझ रहे हो कि मैं 100% ये कह सकता हूं कि ये मूव तभी नहीं करेगा जब टाउ वाई एक्स और टाउ एक्स वाई बराबर होंगे, अपोजिट तो है ही। मतलब ये आज के बाद रूल है, यूनिवर्सल लॉ है। क्या सिमिलरली सोच लो, टाउ वाई जेड और टाउ जेड वाई भी बराबर होंगे, नहीं तो पता ये सब्जेक्ट मैकेनिक्स हो जाता, वो घूमना शुरू कर देता है। और सिमिलरली टाउ जेड एक्स एंड एक्स जेड बोथ आर सेम। तो ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट मैकेनिक्स है, तो फोर्सेस बैलेंस होंगे, टॉर्क्स बैलेंस होंगे। तो मैं अगला स्टेटमेंट लिखता हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस आर इक्वल
एंड अपोजिट। कॉम्प्लीमेंट्री shear stresses आर इक्वल एंड अपोजिट। कॉम्प्लीमेंट्री shear stresses आर इक्वल एंड अपोजिट, इसका मतलब है टाउ एक्स वाई बराबर होगा टाउ वाई एक्स के, और अपोजिट है तो माइनस साइन। टाउ वाई जेड बराबर होगा टाउ जेड वाई के, माइनस लगा दो, माइनस साइन और कुछ नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि अपोजिट होंगे डायरेक्शन में। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे काम करने वाली स्ट्रेसेस को कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो देखो ये दोनों 90 पे है ना, ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, ये दोनों भी 90 डिग्री पे हैं, ये दोनों भी 90 डिग्री पे। रट ही लो आज के बाद इस स्टेटमेंट को कि कॉम्प्लीमेंट्री से स्ट्रेसेस बराबर ही होती हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर ही होती हैं। तो सोचो टोटल कितने कंपोनेंट थे, 9, पर उसमें 3 तो एक दूसरे के बराबर निकले। इसका मतलब हमें टोटल कितने की जरूरत है, कितनी की जरूरत है। तो देखो 3 तो ये बता दो सिग्मा वाले, और ये 3 एक तरफ के बता दो, दूसरे तो पता ही है। मतलब 6 की जरूरत है इसे पूरा बनाने के लिए, और जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट। तो अगला पॉइंट भी यहां निकल आया कि देयर आर 6 independent element on 3D stress tensor। मतलब ये सब प्रीशियस पॉइंट है माय डियर, बार बार आप कोई भी एग्जाम देने जाओ लिखे भरे पड़े होंगे क्वेश्चन, तो यही से पूछता रहता है। क्लियरिटी होनी चाहिए, हमने तो बहुत गहराई से पढ़ा, लेकिन यार फायदा उसी में कि याद ही रखो, क्योंकि पहले प्री निकलेगा तब तो न्यूमेरिकल करोगे मेंस में जाके। प्री में भर भर के थ्योरी आती है जेई में। हाँ, आप गेट का एग्जाम दे रहे हो, यूएससी का एग्जाम दे रहे हो तो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, पर अगर हम जो अपने एग्जाम की बात करें, मतलब आपके, तो थ्योरी ही आती है। आप उठा के देखो पुरानी ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, लिखो 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 जल्दी से, खत्म होने का टाइम आ गया, क्लास 15 मिनट रह गए। लेकिन अगर ये बता दूं तो ये पता चल जाएगा, ये बता दूं तो ये भी पता चल जाएगा, और ये बता दूं तो ये भी पता चल जाएगा। मतलब 6 बता दो, बाकी 9 बताने की जरूरत नहीं है। 9 टोटल होते हैं, लेकिन बताने केवल कितने पड़ते हैं, 6। मतलब इंडिपेंडेंट 6 हैं, बाकी तो 3 मिल ही जाते हैं उससे। अच्छा, आखिरी कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे मैं कह दूं 2D स्ट्रेस टेंसर या
2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस। सिग्मा 2D बनाना है तो सिग्मा 2D बना देते हैं। तो 2D में हम लोग क्या करेंगे कि सिग्मा Z को 0 भर दो, और जिन जिन में Z है वो 0 भर दो। तो 2D में बना देते हैं भाई, तो Z वाले को 0 मान लो, X वाला रहेगा, Y वाला रहेगा, टाउ XY रहेगा, ये स्ट्रेसेस रहेंगी। तो जिन जिन में Z आता है जैसे XZ 0, YZ 0, वो टर्म 0 ले लो, ये 2D हो गया। तो कहता है जब ये है तो इसको है ना पूरा क्यों बनाओ, इसको केवल इतना ही बना दो। ये बनाने की जरूरत ही क्या है, ऐसा बॉक्स यहाँ सिग्मा X बना दो, यहाँ सिग्मा Y बना दो, यहाँ रिएक्शन बना दो, यहाँ भी रिएक्शन बना दो। ये दोनों तरफ इसलिए लगाया जाता है, एक्शन है ये रिएक्शन है, और ये टाउ XY बना दो, यहाँ बना दो, इधर इसका रिएक्शन बना दो, इधर इसका रिएक्शन बना दो। ये सेम है। यह कहता है मैट्रिक्स बना दो, सिग्मा X सिग्मा Y, टाउ XY टाउ YX। बिल्कुल मिसाल सा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। जो दोनों तरफ बनाए जाते हैं उसका मतलब है ये एक्शन है ये रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन दोनों बना दिए जाते हैं। तो क्या मैं कह दूं फिर से वो रूल तो ट्रू ही होगा। कौन सा रूल, टाउ XY टाउ YX के बराबर होगा, अपोजिट होगा। तो कोई पूछे टोटल कितने एलिमेंट हैं, 9, इंडिपेंडेंट कितने हैं, 3। तो टोटल एलिमेंट इन 2D स्ट्रेस टेंसर तो है 4, और इंडिपेंडेंट एलिमेंट कितने होंगे, 1 2, और इनमें से एक बचाओ, 3। बताओ भाई क्लियर है कि नहीं। ये समझ में आ गया ये क्या बनाया, ये इस तरह से बना दो क्योंकि ये खाली जगह है, यहाँ कुछ लोड लगा नहीं है, स्ट्रेस लगी नहीं है, तो
इस तरह से ही 2D का रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, जो कि आपने कई बार बुक में अलग अलग जगह देखा होगा 2D वाला। तो चलिए अब हम कल स्ट्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेस के बारे में तो हमने जान लिया काफी कुछ, तो आज की क्लास बस खत्म करते हैं। एक छोटी सी बात बताना बाकी है, पहले से नोट कर लो, छोटी सी बात जानो और जाओ घर। कर चुके हैं। तो स्ट्रेस होती है दो तरीके की, नॉर्मल और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या है? टाउ एक्स वाई, टाउ वाई जेड, टाउ जेड एक्स। और शियर स्ट्रेस दो तरीके से आती है, एक तो ट्विस्टिंग से, आप निकालना सीख चुके हैं, और एक डायरेक्ट शियर, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। ये आती है ड्यू टू ट्विस्टिंग, और ये आती है ड्यू टू शियर फोर्स। बताया था आपको कल। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है? यही सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड। नॉर्मल स्ट्रेस तीन तरीके की होती, एक एक्सियल स्ट्रेस, दूसरा बेंडिंग से आती, और तीसरा एक और होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। देखो तो ये तो एक्सियल लोड से आती, नाम से क्लियर, ये बेंडिंग से आती, निकालना भी सीख चुके हो। देखो आप ये निकालना सीख चुके हो, ये निकालना सीख चुके हो, ये निकालना सीख चुके हो। इसका मैं अलग से एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस नहीं बताई। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कुछ नहीं होता है, अभी जान लो। इट इज द एवरेज स्ट्रेस इन ऑल थ्री डायरेक्शन। तीनों डायरेक्शन की एवरेज स्ट्रेस होती है। जैसे मान लो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड तीनों प्रेजेंट हैं, तो कोई कहे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है, तो आप तीनों का क्या ले लेंगे? एवरेज ले लेंगे। इसी को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहते हैं। इसी को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहते हैं। सिंपल मतलब बेंडिंग से एक्सियल से आएगा और तीनों डायरेक्शन में आई तो तीनों का एवरेज ले लो, उसी को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहते हैं। मतलब कुछ अलग से स्ट्रेस नहीं है, एक एवरेज बता देता है। तो ये नोट करिए। चलिए कल मिलते हैं, रिवाइज करके आओ। मतलब आज हमने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, अब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा डेप्थ में पढ़ रहे हैं ताकि ऑब्जेक्टिव सब हमारे आसानी से हो सके। तो कल हम स्ट्रेन्स पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया से आप रिवाइज करके आइए, देखिए कितना मजा आता है। तो चलिए कल मिलते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है आपके पास, अगर कोई डाउट आए आप 4 बजे के बाद मैसेज कर सकते हैं। 4 बजे तक मेरे थोड़ा एक और क्लास रहती गेट वाली, उसके बाद हम लोग डाउट बता सकते हैं। तो आफ्टर 4 PM आप मुझे रिप्लाई करिए, मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो जेन्युइन डाउट है वो पूछिए। चलिए गाइस, गुड डे, टेक केयर, ख्याल रखिए, रिवाइज करिए। रिवाइज नहीं करोगे कोई फायदा नहीं, इस सब्जेक्ट में नहीं, सारे सब्जेक्ट गोल हो जाएंगे। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंट लिखे हैं बेटा 3, क्योंकि इसमें कौन कौन से बता दो, ये बताना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा, और इन दोनों में से कोई एक बता दो, अगला पता है। तो 3 चाहिए ही चाहिए। तो अभी मैं 2 मिनट हूं, किसी को कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लो, बाकी हम लोग कल मिलते हैं। किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ ले कृपया, नहीं तो आज की क्लास ओवर है यहाँ पे।
ठीक है, तो अब ओवर करते हैं क्लास को। बाय बाय।